और रोड पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो लगभग चिल्ला पड़े। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी डर गए। उन्हें लगा कि नंदलाल चाचा ने किसी जानवर को मार डाला है। अरे क्या हुआ चाचा, कोई जानवर को धक्का मार दिए का? नंदलाल ने राघवेंद्र को पीछे घूमकर देखा और फिर वो सड़क की ओर देखने लगा। अरे क्या हुआ चाचा, क्या है सामने? इस तरह आपको सांप क्यों सूंघ गया? राघवेंद्र की बातों को सुनकर सभी लोग आगे की ओर देखने लगे और उन्होंने जो देखा उसे देखकर सभी का दिमाग सन्न रह गया। आगे राघवेंद्र खुद अपनी पत्नी प्रिया के साथ अपनी कार के पास खड़ा था और हाथ के इशारे से बस को रोकने के लिए कह रहा था। अरे बेटा राघवेंद्र, तुम और बहुरिया यहाँ हो तो फिर आगे कौन है? सभी लोग शॉक्ड से उन्हें देख रहे थे। तभी सड़क पर खड़ा राघवेंद्र नंदलाल के पास आया। क्या हुआ चाचा, ऐसे काहे घूर रहे हैं? अरे देखिए ना, हमारी कार खराब हो गई है। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम लोग कार यहीं छोड़ देते हैं और आपके साथ बस में चलते हैं। ये कहकर वे लोग बस के दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन उसी बीच बस में बैठे राघवेंद्र ने कहा, चाचा बस चलाओ, जल्दी चलाओ, हो ना हो ये छलावा है। देखो चाचा, इसकी बात मत सुनो, ये हमें भटका देगा और पता है ना भटकाने के बाद क्या होगा? बस में जितने लोग बैठे थे सभी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी एक और झटका तो लगना बाकी था, क्योंकि नंदलाल चाचा बार बार बस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसी बीच बाहर खड़ा राघवेंद्र बार बार नंदलाल चाचा से कह रहा था कि वो छलावा नहीं है, बल्कि बस में जो बैठा है वो छलावा है। लेकिन तभी अचानक बस स्टार्ट हो गई। बस तेज गति से जंगल में भागने लगी, जैसे उसने खुद तय कर लिया हो कि अब चलना है। सभी ने चैन की सांस ली। नंदलाल चाचा ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखी थी, लेकिन उस पर उनका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। वो ये बात सभी को बोलना चाह रहे थे, लेकिन लाख चाहने की बाद भी उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी जबान किसी ने काट दी हो। वे सब के सब तो राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन ये राहत ज्यादा देर की नहीं थी। कुछ सेकंड बाद मोहन चाचा ने धीरे से कहा, अरे अभी अभी तो हम यहीं से गुजरे थे। सभी ने बाहर देखा। वही टूटा हुआ पेड़, वही पत्थर, वही मोड़। उनकी बस फिर उसी जगह थी। नंदलाल के माथे से पसीना टपकने लगा। उन्होंने उनकी बात सुनी और बिना कुछ कहे बस आगे बढ़ा दी। बस कई घंटे ऐसे ही चलती रही, लेकिन वो आगे बढ़ी ही नहीं। वो तो बस उसी जगह घूमती रही। बस में बैठे सारे लोग दहशत में आ गए थे। सब लोग असहाय की तरह बैठे हुए थे। बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब कोई ये नहीं देख रहा था कि बाहर क्या है, क्योंकि कुछ देर से ये साफ हो चुका था कि बाहर देखने से कुछ समझ नहीं आने वाला। जंगल ना बदल रहा था, ना कम हो रहा था, और ना ही किसी दिशा का आभास दे रहा था। सबसे पहले दिलीप ने महसूस किया कि बस में आवाजें कम हो गई हैं। लोग थे, लेकिन बोल नहीं रहे थे, और जो बोल रहे थे उनकी आवाज कुछ सेकंड देर से पहुंच रही थी, जैसे शब्द मुंह से निकलने के बाद रास्ता ढूंढ रहे हो। दिलीप ने राघवेंद्र को देखा। वो अपनी सीट पर सीधा बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बैठा था। फर्क बस इतना सा था कि अब वो सामने नहीं देख रहा था, बल्कि शीशे में अपनी ही परछाई को देख रहा था, और वो परछाई उसके हिलने से जरा भी नहीं हिल रही थी। दिलीप को ये बात अजीब लगी, बहुत अजीब। उसने सुमेर से कहा, यार जरा राघवेंद्र को देख। लेकिन सुमेर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी ये समझने की कोशिश कर रहा था
कि प्रिया ने पिछले आधे घंटे से पलक क्यों नहीं झपकाई है। बस अचानक धीमी हुई। नंदलाल चाचा ने कुछ नहीं कहा, बस स्टीयरिंग सीधा रखा। सामने एक और बस खड़ी थी, ना आमने सामने ना क्रॉस में, बस बिल्कुल उसी लाइन में। उस बस के पीछे भी वही स्टिकर था, राघवेंद्र संग प्रिया। दूसरी बस की खिड़की के किनारे भी वही लोग बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बस में बैठे थे, लेकिन उनके कपड़े पुराने थे, चेहरे थके हुए थे और आंखों में एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे वे बहुत पहले मान चुके हो कि कुछ बदलेगा नहीं। मोहन चाचा की आवाज कांप रही थी, ये लोग हम लोग हैं कहा? कोई कुछ नहीं बोला। बस में सन्नाटा पसर गया। दूसरी बस बिल्कुल पास आ चुकी थी। खिड़की के पास बैठे लोग एक एक करके सिर उठा रहे थे। वही चेहरे, वही कपड़े, वही लोग। बस फर्क इतना था कि उनकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था। नंदलाल चाचा ने स्टीयरिंग पकड़ रखा था, लेकिन उन्हें अब यह भी याद नहीं था कि वे कब से बस चला रहे हैं। घड़ी देखी तो सुइयां हिल नहीं रही थी। दिलीप ने धीरे से कहा, भाई अगर वो लोग हम हैं तो हम कौन हैं? इस बस में बैठे राघवेंद्र ने पहली बार आईना छोड़कर सामने देखा। बहुत सामान्य सा चेहरा, बहुत सामान्य आवाज। इतना सोचने से रास्ता नहीं मिलता, उसने कहा। प्रिया ने उसकी बात पूरी कर दी। रास्ता तब मिलता है जब आदमी साथ चलने को तैयार हो जाए। अब सबकी नजर उन्हीं दोनों पर टिक गई। सुमेर ने देखा, राघवेंद्र की आंखों के नीचे थकान नहीं थी, प्रिया के चेहरे पर पसीना नहीं था, जबकि बाकी सब पूरी तरह घबराए हुए थे। मोहन चाचा ने डरते हुए पूछा, बेटा तुम दोनों को डर नहीं लग रहा का? राघवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। डर उन्हें लगता है जो निकलना चाहते हैं। बस में बैठे लोगों का दिल बैठ गया। दूसरी बस अब धीरे धीरे पीछे जा रही थी, या शायद इस बस की ओर आ रही थी, किसी को समझ नहीं आया। तभी बाहर खड़े असली राघवेंद्र ने जोर से आवाज लगाई, चाचा बस मत ले जाओ ये दोनों। उसकी बात पूरी होने से पहले बस में बैठी प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा और बहुत साधारण लहजे में बोली कि अब देर हो गई है। यही वो पल था जब सब समझ गए। छलावा कोई साया नहीं था, कोई राक्षस नहीं था। छलावा यही दो थे, बस में बैठे राघवेंद्र और प्रिया, जो रास्ते में मिले थे, जो साथ चलने लगे थे और जिन्हें कभी उतरना नहीं था। नंदलाल चाचा की आंखों से आंसू निकल आए। तो हम? राघवेंद्र ने सीधा जवाब दिया, अब साथी हो। बस ने रफ्तार पकड़ ली। दूसरी बस, कार, असली लोग सब पीछे छूटते गए। कुछ देर बाद फिर वही मोड़ आया, वही टूटा हुआ पेड़, वही पत्थर। कहते हैं आज भी उस जंगल में रात के समय एक बस घूमती है, कभी किसी के सामने रुक जाती है, कभी किसी को अपने जैसा दिखा देती है। और अगर बस में एक दूल्हा दुल्हन बहुत शांत बैठे दिखें तो समझ लेना छलावा मिल चुका है, क्योंकि छलावा मारता नहीं है, वो साथ बैठ जाता है और आपको दोस्त बना लेता है, और फिर रास्ता कभी खत्म नहीं होता।